मैं 30 लाख के कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन अब एक ही ट्रिप में 50,000 कमाने जा रहा हूँ। क्लिफ साइड रोड्स और लैंडस्लाइड से भरे रास्तों पर अपनी ड्राइविंग स्किल्स के दम पर मैं किस्मत को चुनौती देता हूँ। मैं एक ऐसा हार्ड ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ जिसकी लाइफ सिर्फ 5 घंटे बाकी है। मैं ट्रैफिक को चीरते हुए आगे बढ़ता हूँ, जिंदगी के लिए रास्ता साफ करता हूँ और मौत के खिलाफ रेस लगाता हूँ। इस रोड पर मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जिनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मेरा नाम सिल्स है। मैं एक सिटीजन ट्रक ड्राइवर हूँ। खाओ, सो और साफ साफ बोलो जिस पर सामने से आवाज आती है। 11 नंबर के लिए एक अर्जेंट जॉब है और पूरा ट्रक हाई प्रिसीजन मेडिकल इक्विपमेंट से भरा हुआ है। इसे सुबह 8 बजे से पहले पहुंचाना जरूरी है। जिस पर कोई पूछता है कार्गो ऑनर कितना दे रहा है? 5,000? नहीं, 50,000। यह सुनते ही सब चौंक जाते हैं। वाह क्या ट्रिप है। लेकिन मैं मन ही मन सोचता हूँ कि आसमान से गिरने वाला पैसा कभी गिफ्ट नहीं होता। वह ऐसी चीज होती है जो गिरती जरूर है लेकिन चोट देकर जाती है। जिस पर मैं पूछता हूँ कार्गो क्या है? शॉर्टकट चाहिए क्या? मैंने कहा ना, हाई प्रिसीजन मेडिकल इक्विपमेंट है। जिस पर दूसरा आदमी बोलता है जैसे चावल का कटोरा हो, ओनर बहुत ज्यादा कॉम्पेंसेशन दे रहा है। अगर कार्गो इतना कीमती है और भीग भी नहीं सकता तो कोई इसे लेने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा? जिस पर जवाब आता है क्योंकि कोई लेने की हिम्मत नहीं करता। लोगन, क्या तुम करोगे? क्या तुम यह जॉब रिजेक्ट कर रहे हो? लोगों को पहाड़ों में धकेल रहे हो? 50,000 लुभाने वाला है लेकिन अपनी जान की भी कीमत होती है। जिस पर मैं कहता हूँ रिस्क में ही पैसा मिलता है। मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा। मैं जल्दी से हिसाब लगाता हूँ। 50,000 में से फ्यूल और टोल निकालने के बाद लोगन का कमीशन भी मेरे हाथ में आएगा। कम से कम 40,000 तो बच ही जाएंगे। 40,000 मैं अपने बेटे के लिए वह लेगो सेट खरीद सकता हूँ जिसकी वह महीनों से जिद कर रहा है। 40,000 मैं अपने माता पिता के अकाउंट में पैसे डाल सकता हूँ ताकि उन्हें बचा हुआ खाना खाकर दिन न गुजारना पड़े। जिस पर मैं बिना हिचक कह देता हूँ यह काम मैं करूंगा। ब्रदर, अच्छे से सोच लिया है ना? ये मजाक नहीं है। मैं सोच चुका हूँ। कार्गो कहाँ है? ईस्ट बॉन्डेड वेयरहाउस में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ना। डिले या कार्गो डैमेज होने पर कंपेंसेशन बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम वेयरहाउस पहुंचते हैं। मास्टर, सेफ्टी ऑन टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बैच विदेशी क्लाइंट्स की एग्जीबिशन के लिए है। अगर देर हुई तो पेनल्टी बहुत भारी होगी। जिस पर सिलस से पूछा जाता है ये ट्रक भरोसेमंद है? मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ रास्ते में पता चल जाएगा। इसके बाद फोर्कलिफ्ट की मदद से कार्गो को बहुत सावधानी से कंटेनर में लोड किया जाता है, लेकिन मुझे पूरी तरह भरोसा नहीं होता। जिस पर मैं खुद ऊपर चढ़ जाता हूँ और पूरी ताकत से उसे खींचकर और धक्का देकर चेक करता हूँ। मैं कंफर्म करता हूँ कि सब कुछ मजबूती से व्हीकल से बंधा हुआ है। इसके बाद मैं उस पर रीइंफोर्स्ड टार्प की 3 परतें डालता हूँ। फिर दर्जनों मीटर लंबी रोप से उसे कसकर बांध देता हूँ। रवाना होने से पहले मैं फाइनल इंस्पेक्शन करता हूँ। टायर, ऑनल, ब्रेक्स और ब्रेक फ्लूइड सब कुछ तैयार होता है। शाम के 6 बज चुके होते हैं। आसमान लोहे की तरह भारी दिखाई देता है। काले बादल नीचे दबाव बना रहे होते हैं और हवा में नमी और नमक जैसी गंध तैर रही होती है। मजबूती से बैठो। जिस पर मेरा पुराना साथी, मेरा ट्रक जोरदार दहाड़ के साथ आगे बढ़ता है। यह मानो एक विशाल स्टील बीस्ट हो जो हवा को चीरता हुआ निकल रहा हो। मैं सिटी ट्रैफिक में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जैसे ही हाईवे पर पहुंचता हूँ आसमान पूरी तरह काला पड़ जाता है। शुरुआत में कुछ बूंदें विंडशील्ड पर गिरती हैं, लेकिन फिर बारिश अचानक तेज होती जाती है। मैं मैक्सिमम स्पीड पर आगे बढ़ रहा होता हूँ। वाइपर्स इतनी बारिश को साफ नहीं कर पाते और सामने सिर्फ 2 धुंधले पहाड़ी आकार दिखाई देते हैं। सड़क पर व्हीकल्स लगातार कम होते जाते हैं। मैं स्पीड को 80 पर सेट करता हूँ। ट्रक अब मेरे हाथ का हिस्सा बन चुका होता है। केबिन के अंदर सिर्फ इंजन की दहाड़ और वाइपर्स की लगातार चीखती आवाज सुनाई देती है। सिलस, ये बारिश कुछ ज्यादा नहीं है? जिस पर मैं जवाब देता हूँ हम अभी अभी पहाड़ों में दाखिल हुए हैं। क्वीनलैंड माउंटेन रेंज में एंटर करते ही बारिश और भी खतरनाक हो जाती है। मुट्ठी जितने बड़े ओले कैबिन की छत पर पागलों की तरह बरसने लगते हैं, मानो उसे छेद देना चाहते हों। माउंटेन रोड लगातार घूमती हुई आगे बढ़ती है। एक के बाद एक कर्व आते हैं और पूरा रास्ता किसी अंतहीन विशाल सांप जैसा दिखाई देता है। मेरी नसें स्टील केबल की तरह तन जाती हैं। जीपीएस की इलेक्ट्रॉनिक वॉइस इस समय बेहद तीखी लग रही होती है। मैं पहले से ही गियर डाउन कर देता हूँ और स्पीड को इंजन ब्रेक से कंट्रोल करता हूँ। मेरा दायां पैर ब्रेक पर हल्का टिका रहता है, लेकिन मैं उसे दबाता नहीं। इन जानलेवा ढलानों पर हैवी ट्रक को लगातार ब्रेक नहीं लगानी चाहिए। अगर ब्रेक पैड्स ज्यादा गर्म हो गए तो उसके नतीजे सोच से भी बाहर होंगे। सड़क पर जमा पानी अब छोटे छोटे झरनों में बदल चुका होता है। व्हील्स गुजरते हुए बड़े बड़े स्प्लैश उछाल रहे होते हैं। मैं साफ फील कर सकता हूँ कि ट्रक का बॉडी हल्का सा स्लाइड और ड्रिफ्ट कर रहा है। लियो डर के मारे सिकुड़ कर बैठा हुआ होता है। वह बोलने की भी हिम्मत नहीं करता। तभी मुझे लैंडस्लाइड के संकेत दिखाई देते हैं। मेरा पैर इंस्टिंक्टिवली ब्रेक की तरफ जाता है, लेकिन उसी पल मैं खुद को रोक लेता हूँ। मैं ब्रेक नहीं दबा सकता। इन हालात में अगर मैंने ऐसा किया तो ट्रक का पिछला हिस्सा तुरंत कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और एक लोहे के कोड़े की तरह हमें सीधा क्लिफ से नीचे फेंक देगा। मुझे सेकंड के छोटे
छोटे से हिस्से में सही फैसला लेना होता है और मेरी परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी होती है। उस पल पूरी दुनिया स्लो मोशन में जाती हुई महसूस होती है। मैं ब्रेक नहीं दबाता बल्कि एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा देता हूं, जिस पर पैसेंजर सीट में बैठा लियो जोर से चीख पड़ता है। उसे लगता है कि मैं पागल हो चुका हूं। मेरा पुराना साथी गहरी दहाड़ निकालता है। टचोमीटर की नीडल एक झटके में ऊपर चढ़ जाती है। ट्रक का विशाल बॉडी हिंसक तरीके से आगे की तरफ झपटता है। यह मौत को गले लगाना नहीं है, यह जिंदगी को पकड़कर खींच लेना है। अगर स्पीड कम हुई तो व्हील्स ट्रैक्शन खो देंगे और व्हीकल पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। मुझे बड़े लैंडस्लाइड से पहले इनर्शिया और पावर का इस्तेमाल करके डेंजर जोन को पार करना ही होगा। इसे हाई गियर स्लोप टेक्निक कहा जाता है। दूसरे लोग ढलान पर ऊपर चढ़ते हैं, मैं नीचे उतरते हुए यह टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूं। ट्रक इतना कांप रहा होता है कि मानो किसी भी पल टूट जाएगा। लियो इतना डर चुका होता है कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, लेकिन मुझे स्टीयरिंग व्हील पर पूरा कंट्रोल बनाए रखना होता है। जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। ठीक उसी पल जब ट्रक का अगला हिस्सा मड और रॉक्स के बहाव वाले इलाके से बाहर निकलने वाला होता है, तभी पीछे से जोरदार धमाके की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा पहाड़ ढह गया हो। मैं तुरंत रियर व्यू मिरर में देखता हूं, जिस पर मुझे सिर्फ इतना दिखाई देता है कि जिस सड़क से हम अभी अभी गुजरे थे, वहां पीली ड्रैगन जैसी मड और स्टोन्स की विशाल लहर पूरे रोडवे को निगल चुकी होती है। यह सीन किसी डिजास्टर मूवी से भी ज्यादा रियल लगता है। डरावना, बहुत ज्यादा डरावना। लियो भी ये सब देख लेता है। हम बाल बाल बचे थे। इसके बाद मेरा सबसे शुद्ध ड्राइविंग इंस्टिंक्ट काम करता है। दायां पैर एक्सेलरेटर से हटता है, बायां पैर बिजली की तेजी से क्लच पर पड़ता है। मेरा दायां हाथ बिना झिझक गियर शिफ्ट पर जाता है। 12वीं गियर से सीधे 8वीं गियर क्लैंक। गियर बॉक्स से धातु जैसी दर्द भरी आवाज निकलती है। पूरा व्हीकल जोर से झटका खाता है। इंजन कांप उठता है। यह मीडियम ट्रक ड्राइवर की आखिरी सर्वाइवल टेक्निक होती है। फर्स्ट डाउन शिफ्ट। इंजन रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके जबरदस्ती स्पीड कम करना, चाहे व्हीकल डैमेज ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उस समय इसकी कोई परवाह नहीं होती। इंजन आरपीएम लिमिट तक पहुंच जाता है। मैं महसूस करता हूं कि नीडल रेड जोन के आखिर को छू रही है, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं होता। कर्व बिल्कुल सामने मौजूद होता है। व्हीकल संघर्ष कर रहा होता है, लेकिन अभी भी मेरे कंट्रोल में होता है, जिस पर मैं दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से पकड़ता हूं और बची हुई इनर्शिया का इस्तेमाल करके टर्न शुरू करता हूं। स्लिपरी रोड पर टायर तेज चीख जैसी आवाज निकालते हैं। ट्रक का रियर पार्ट स्किड करने लगता है, लेकिन मैं पैनिक नहीं करता। मैं स्टीयरिंग को आधा टर्न वापस घुमाता हूं और एक्सेलरेटर को हल्का सा टच करता हूं, बस उतना ही। उस छोटे से टच से रियर व्हील्स को ट्रैक्शन मिलता है और व्हीकल की पोजीशन तुरंत करेक्ट हो जाती है। विशाल ट्रक लगभग कंट्रोल ड्रिफ्ट की हालत में माउंटेन की इनर रॉक वॉल को छूते हुए उस खतरनाक हेयरपिन टर्न को पार कर जाता है। जैसे ही व्हीकल सीधा होकर स्ट्रेट रोड पर लौटता है, मेरी पीठ ठंडे पसीने से पूरी तरह भीग चुकी होती है, लेकिन उसके अंदर बच जाने की जलती हुई गर्मी भी मौजूद होती है। स्पीड अब सुरक्षित 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर आ चुकी होती है। मैं फिर से हाई गियर में शिफ्ट करता हूं और व्हीकल दोबारा स्टेबल हो जाता है। केबिन के अंदर पूरी खामोशी छा जाती है। सिर्फ बारिश की आवाज और इंजन की लगातार गूंज सुनाई देती है। सिल्स, पीछे देखो। लेकिन पीछे अब सिर्फ अंधेरा होता है। वह खतरनाक सड़क अब बहुत पीछे छूट चुकी होती है। अचानक लियो अपनी सीट बेल्ट खोलता है। वह साइड में झुकता है और उल्टी कर देता है। वह लिमिट मैन्यूवर उसकी सहन शक्ति से कहीं ज्यादा था। मैं एक सिगरेट जलाता हूं। मेरा हाथ अभी भी कांप रहा होता है। यह डर नहीं होता, यह एक्सट्रीम कंसंट्रेशन के बाद नर्व्स का नेचुरल रिएक्शन होता है। एक कश धीरे धीरे मेरी तनी हुई नसों को शांत करता है। हम बच चुके थे। सिलस, पहले क्या करते थे? जिस पर मैं जवाब देता हूं, मेरी एक कंपनी थी। फिर क्या हुआ? कंपनी खत्म हो गई, बिजनेस फेल हो गया और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज रह गया। फिर कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ड्राइविंग शुरू करनी पड़ी। और ये ड्राइविंग स्किल, जिस पर मैं हल्की हंसी के साथ कहता हूं, जरूरत ने सिखाई। जब खतरा तुम्हारे पीछे दौड़ रहा हो तो अगर तुम तेजी से नहीं भागोगे तो गिर जाओगे। इसके बाद पूरी रात बारिश चलती रहती है, लेकिन हमें कोई और बड़ा खतरा नहीं मिलता। और फिर अगली सुबह 7:40 पर जब हल्की रोशनी फैलनी शुरू होती है, मेरा पुराना साथी, जो पीली मिट्टी से ढका हुआ किसी बैटलफील्ड से लौटे वॉरियर जैसा दिखाई दे रहा होता है, इंडियन एग्जीबिशन सेंटर के अनलोडिंग एरिया में मजबूती से आकर रुक जाता है। लियो, क्या हुआ? रास्ते में कोई दिक्कत आई थी क्या? जिस पर लियो मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रोदर, हम शेड्यूल से पूरे 20 मिनट पहले पहुंच गए हैं। इसके बाद कार्गो ऑनर आगे आता है और कहता है, बड़े एहसान का शुक्रिया सिर्फ शब्दों से नहीं किया जाता। फ्रेट का हिसाब अभी यहीं कर देते हैं और तुम्हें यहां तक एस्कॉर्ट करके लाने के लिए मैं अपनी तरफ से 20,000 एक्स्ट्रा दूंगा। जिस पर मैं सिर हिलाते हुए कहता हूं, हमने 50,000 पर डील की थी, इसलिए 50,000 ही ठीक है। यही रूल है। अगर गुड्स सही सलामत हैं तो रिसीट पर साइन कर दो। मुझे जल्दी कोई जगह ढूंढकर सोना है। मैं मन ही मन सोचता हूं कि आज एक्स्ट्रा 20,000 कमा सकता हूं, लेकिन कल यही लोग मुझे सब कुछ दांव पर लगाने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। मैं कर्ज चुका रहा हूं, अपनी जिंदगी नहीं बेच रहा। जिस पर वह आदमी हंसते हुए कहता है, ब्रदर, तुम है। जब भी कोई काम होगा सबसे पहले तुम्हें ही कॉल करूंगा। इसके बाद गुड्स अनलोड हो जाते हैं। कार्गो उतरने और रिसीट साइन होने के बाद मैं दूर होराइजन की तरफ देखता हूं।
अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। मुझे सिर्फ थकान महसूस होती है, ऐसी थकान जो हड्डियों की गहराई से निकल रही हो। मैं ट्रक को पास की पार्किंग लॉट में ले जाता हूँ, इंजन बंद करता हूँ, ब्रेक सेट करता हूँ और कपड़े बदले बिना ही स्लीपर कैब में घुस जाता हूँ। जैसे ही सिर रखता हूँ तुरंत नींद आ जाती है। मेरे सपनों में ना इंजन की दहाड़ होती है और ना ही जानलेवा लैंडस्लाइड। वहां सिर्फ मेरे बेटे की हंसी होती है और मेरी एक्स वाइफ की धुंधली सी परछाई। मेरी जिंदगी अभी भी दबाव में है, लेकिन इस बार कुछ अलग फील होता है, जैसे अंधेरे में कहीं कोई छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही हो। मैं इतनी गहरी नींद सोता हूँ कि कोई सपना तक नहीं आता, बिल्कुल एक खत्म हो चुकी बैटरी की तरह, जिसे किसी अंधेरे कोने में फेंक दिया गया हो। ट्रक के अंदर सब कुछ अंधेरा होता है, सिर्फ एक इंडिकेटर हल्की रोशनी में चमक रहा होता है। मैं फोन निकाल कर देखता हूँ, शाम के 4 बज चुके होते हैं। मैं लगभग 10 घंटे तक सोया रहता हूँ। फोन में कई मिस्ड कॉल्स पड़ी होती हैं, उनमें से एक लोकल अननोन नंबर होता है जिस पर मैं ध्यान नहीं देता। सबसे पहले मैं अपनी माँ के कार्ड में 20,000 ट्रांसफर करता हूँ। पैसे भेजने के बाद मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहता हूँ। कंफर्मेशन मैसेज को काफी देर तक घूरता रहता हूँ, जब तक मेरी आंखों में जलन नहीं होने लगती। इसके बाद मैं डिस्पैचर को वापस कॉल करता हूँ। ओह सिलस, आखिरकार तुमने फोन ऑन किया, क्या हुआ? तुम फेमस हो गए हो। इंजन वाली ट्रिप की खबर पूरी गिल्ड में फैल रही है। सब लोग बात कर रहे हैं कि कैसे तुमने क्वीनलिन माउंटेन्स को एक पुराने ट्रक के साथ किसी पागल इंसान की तरह क्रॉस किया। जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, कुछ खास नहीं था। मॉडेस्ट बनने की जरूरत नहीं है। कार्गो ओनर कह रहा है कि अब से उसका पूरा बिजनेस तुम्हें देना चाहता है। लियो का पिता बहुत बड़ा बॉस है और उसने खास तौर पर तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन की बात की है। कोई काम है क्या? हाँ सिलस, अंजियन तक एक डिस्प्ले केस पहुंचाना है। कल दोपहर 12 बजे से पहले पहुंचना जरूरी है। फ्रेट 30,000 है। जिस पर मैं बिना देर किए कहता हूँ, मैं लौट लेता हूँ। कार्गो कहाँ है? जल्दी पहुंचो। ईस्ट लॉजिस्टिक्स पार्क के वेयरहाउस नंबर 3 में ऑनर के लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं। जिस पर मैं तुरंत ऑनलाइन हो जाता हूँ। मैं दिमाग में जल्दी से हिसाब लगाता हूँ। इस बार टाइम भरपूर है, रोड भी अच्छा है और बारिश भी नहीं है। राउंड ट्रिप, फ्यूल और टोल निकालने के बाद भी 10,000 से ज्यादा बच जाएंगे। कैच क्या है? लियो के पिता ने कहा है कि लोडिंग फीस सिर्फ 1,000 है। ये तो आसान पैसा लगता है। इसके बाद मैं ब्रेस्ड पोर्क, सॉटेड वेजिटेबल्स, टोमेटो एग और 3 बड़े बोल राइस ऑर्डर करता हूँ। मैं तूफान की तरह खाना खत्म कर देता हूँ। प्लेट में कुछ भी नहीं बचता। जिस पर रेस्टोरेंट ओनर हंसते हुए कहता है, ब्रोदर बहुत भूखे लग रहे थे। मैं जवाब देता हूँ, मौत के इतने करीब से लौटने के बाद पेट भर कर खाना जरूरी होता है, तभी नर्व्स शांत होती हैं। खाना खाकर और पानी पीकर मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ। मैं ट्रक स्टार्ट करता हूँ और सीधे ईस्ट लॉजिस्टिक्स पार्क की तरफ निकल पड़ता हूँ। क्या तुम सिलस हो? हाँ, यही ट्रक है। हाँ। इसके बाद लोडिंग प्रोसेस जल्दी खत्म हो जाता है। पूरा रास्ता इतना स्मूथ रहता है कि लगभग बोरिंग लगने लगता है। ना कोई बातचीत, ना कोई स्टॉर्म, बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर लगातार क्रूज करता हुआ ट्रक। मैं सिर्फ एस्फोल्ट पर घूमते टायर्स की गूंज सुनता रहता हूँ और साथ ही अपने कर्ज की तरफ बढ़ती प्रोग्रेस का हिसाब लगाता रहता हूँ। इस ट्रिप के बाद मेरे हाथ में 70,000 होंगे, लेकिन मॉल से सिर्फ 5 किलोमीटर पहले सब कुछ बदल जाता है। आगे वाला ओवरपास पूरी तरह ब्लॉक पड़ा होता है, जिस पर मेरा दिल बैठ जाता है। क्लियर होने में 2 घंटे लगेंगे। यह सुनते ही मुझे समझ आ जाता है कि अब देर होना तय है। मैं तुरंत कॉल करता हूँ, मिस्टर जन, मैं एंजियन पहुंच चुका हूँ, लेकिन ओवरपास पर बहुत बड़ा जैम है, शायद थोड़ा लेट हो जाऊं। जिस पर सामने से ठंडी आवाज आती है, जैम तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे 12 बजे शार्प गुड्स देखने हैं, नहीं तो मैं पेमेंट काट दूंगा। मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। समय धीरे धीरे बीतता है और फिर क्लॉक 1:31 PM दिखाता है। जैसे ही मैं पहुंचता हूं, मिस्टर जैन गुस्से में चिल्लाता है, टाइम देखा है? मैं 1 घंटा 30 मिनट लेट हूं। 91 मिनट, बिल्कुल 91 मिनट। मेरे ट्रांसफर ट्रक के वर्कर्स इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, पता है मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है? जिस पर मैं शांत रहते हुए कहता हूँ, मिस्टर जैन, ट्रैफिक जाम भगवान की मार थी, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। बकवास, कोई जाम नहीं था। मुझे लगता है तुम ज्यादा पैसे मांगने के लिए जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रहे थे। तुम जैसे ट्रक ड्राइवर्स बहुत देखे हैं मैंने, सब एक जैसे होते हो। मैं गहरी सांस लेकर कहता हूँ, गुड्स परफेक्ट कंडीशन में है, पहले कार्गो चेक कर लीजिए, फिर फ्रेट क्लियर कर दीजिए। जिस पर वह हंस पड़ता है, फ्रेट क्लियर करूं? तुमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है और फिर भी पेमेंट मांग रहे हो? 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें मेरे लॉसेस, टाइम लॉस, स्पेस यूसेज और इमोशनल डिस्ट्रेस का कॉम्पेंसेशन भी देना होगा। मिस्टर जैन, रीजनेबल बनिए, आगे भी हमारा सामना होगा। ये फ्रेट मेरी मेहनत की कमाई है। जिस पर वह तिरस्कार से कहता है, तुम्हारी मेहनत की कमाई से मुझे क्या लेना देना? अगर स्किल नहीं है तो ट्रक मत चलाओ। इस पुराने ट्रक से बड़ा पैसा कमाने चले हो, यहाँ से निकलो, मुझे परेशान मत करो। मैं जवाब नहीं देता, बस सिर झुकाकर जमीन पर पड़े आधे जले सिगरेट बट को देखता रहता हूँ। उसकी टिमटिमाती चिंगारी बिल्कुल मेरे मूड जैसी लग रही होती है। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, गुड्स यहाँ हैं और मुझे मेरा पैसा चाहिए। अगर आज पेमेंट नहीं मिली तो कार्गो कहीं नहीं जाएगा। जिस पर वह गुस्से से चिल्लाता है, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? कार्गो मेरा है, अगर छूकर भी देखा तो अंजाम बुरा होगा। मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ताकत से लड़ना बेकार है। रूल्स और लॉ को जानना ही खुद को बचाने का सबसे बड़ा हथियार होता है। यही मेहनत की कमाई की असली ताकत होती है। मैं कहता हूँ,
मैं गुड्स को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कोड के आर्टिकल 315 के अनुसार अगर फ्रेट पेड नहीं होती तो कैरियर को कार्गो पर लियन रखने का अधिकार होता है। जब तक पेमेंट क्लियर नहीं होती मुझे गुड्स होल्ड करने का पूरा अधिकार है। क्या मुझे थ्रेट दे रहे हो? जिस पर मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, सीधे टकराने से कुछ नहीं होगा। जल्दी में आप हैं, मैं नहीं। मैं यहीं इंतजार करूंगा। ट्रक में खाना भी है और पानी भी, मैं टिक सकता हूँ, लेकिन जितनी देर कार्गो फंसी रहेगी रिस्क उतना बढ़ता जाएगा। उसी पल मुझे समझ आ जाता है कि जीत लगभग तय है। मैं उसकी बातों को इग्नोर करता हूँ और चॉपस्टिक्स से नूडल्स उठाकर खाना शुरू कर देता हूँ। मैं पूरे मजे से इंस्टेंट नूडल्स खाता हूँ, क्योंकि यह नूडल्स मैंने अपनी इज्जत से कमाई है। जिस पर मिस्टर जेन गुस्से में फोन मिलाता है। मैं इस ड्राइवर को आखिर तक सबक सिखाऊंगा। अब वहां पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी होती है। उसकी चीखें और भी तेज सुनाई दे रही होती हैं। मैं आखिरी घूंट ब्रथ पीता हूँ, डकार लेता हूँ और खाली कंटेनर ट्रैश बैग में फेंक देता हूँ। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना लग रहे हों, मैं पूरे समय शांत बना रहता हूँ। मैं साउथ थर्ड रिंग रोड के सिनाडे मॉल के पास खड़ा होता हूँ। मुझे पता होता है कि वह बैकअप बुलाने वाला है, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगता, क्योंकि जितना बड़ा तमाशा होगा उतना ज्यादा फायदा मुझे मिलेगा। करीब 20 मिनट बाद एक ब्लैक वैन आकर रुकती है। उसमें से 5-6 हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकलते हैं। उनका लीडर स्क्वायर फेस वाला आदमी होता है, जिसकी गर्दन में सिल्वर चेन लटक रही होती है। उसकी चाल किसी थग जैसी होती है। मिस्टर जैन, क्या मामला है? यही है वह ट्रक ड्राइवर, मुझे लॉ सिखा रहा है। बॉस जुआन, इसे नीचे उतारो और ट्रक हटवा दो। काम खत्म होने के बाद पेमेंट तुम्हारी। जिस पर बॉस जुआन मुस्कुराता है। इजी जॉब है फ्रेंड, समझदारी दिखाओ और खुद ट्रक हटा लो, नहीं तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा और तब ट्रक डैमेज भी हो सकता है। मैं सीधा जवाब देता हूँ, ट्रक नहीं हटेगा, अगर हटाया तो फ्रेट चली जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? अभी भी फ्रेट की पड़ी है किड। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर नहीं माने तो इस विंडो से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं कहता, बस धीरे से विंडो ऊपर करना शुरू कर देता हूँ और फिर उसे पूरी तरह बंद कर देता हूँ। यह मेरा साइलेंट आंसर होता है। बॉस जुआन का चेहरा सख्त हो जाता है। ठीक है, आसान रास्ता नहीं चुना तो अब मुश्किल रास्ता अपनाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हैवी ट्रक की एक खास फीचर होती है। मैं मैनुअल मोड में ब्रेक सिस्टम की हाई प्रेशर एयर रिलीज कर देता हूँ, जिस पर व्हील्स पूरी तरह लॉक हो जाते हैं। अब ट्रक को धक्का देकर हिलाना तो दूर, क्रेन भी आसानी से नहीं हिला सकती। पहले टायर तोड़ने पड़ेंगे। ये क्या किया तुमने? मेरे पुराने साथी की विंडो टेम्पर्ड ग्लास की बनी होती है। वे लोग रेंच से कई बार मारकर देखते हैं, लेकिन ग्लास पर सिर्फ सफेद निशान बनता है, एक क्रैक तक नहीं आता। अब शांत रहने की बारी मेरी होती है। मैं कैब के अंदर बैठा रहता हूँ और उन्हें 1000 तरीके आजमाते हुए देखता रहता हूँ, लेकिन वे ट्रक को 1 इंच भी नहीं हिला पाते। मेरा पुराना साथी चुपचाप और मजबूती से खड़ा रहता है। कैब के ये 3 स्क्वायर मीटर मेरे आयरन फोर्ट्रेस बन चुके होते हैं। आखिरकार उनमें से एक आदमी झुंझलाकर कहता है, यह लड़का किसी भी हालत में नहीं हिल रहा और डोर भी नहीं खुल रहा, ग्लास नहीं टूट रहा, अब क्या करें? जिस पर सामने वाला आदमी घबराकर कहता है, क्या करें मतलब? ब्रांड वाले लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, अगर डिलीवरी नहीं हुई तो जवाब हमें देना पड़ेगा। यह सुनकर मुझे समझ आ जाता है, वह पल आखिरकार आ चुका था। मैं तुरंत फोन निकालता हूँ। हेलो ऑफिसर, मैं एक इंसिडेंट रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं साउथ थर्ड रिंग रोड के सिनाडे मॉल पर हूँ। यह सुनते ही मिस्टर जैन का चेहरा बदल जाता है। तुम पुलिस बुलाने की हिम्मत कर रहे हो? हाँ, इनके पास रेंच, क्रोबार और दूसरे टूल्स हैं। प्लेट नंबर XX न्यू है। मेरा नाम सिलस है और मेरा ट्रक एक रेड जापान J6P है। काफी आई कैचिंग है, आसानी से मिल जाएगा। जिस पर मिस्टर जैन मुझे घूरते हुए कहता है, तुमने पढ़ाई की है क्या? मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, मैं लॉ जानता हूँ। ट्रक अभी भी वहीं खड़ा होता है। मैं पहले से ही ऐसी पोजीशन में होता हूँ जहां मुझे कोई हिला नहीं सकता। आखिरकार मिस्टर जैन पहली बार सही तरीके से बात करने का फैसला करता है। मास्टर सिलस, क्या हम आराम से बात कर सकते हैं? इतनी जल्दी किस बात की है? बहुत गर्मी है, पहले ट्रक हटा दो, फिर कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। जिस पर मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ, ट्रक हिलाने की जरूरत नहीं है, बात यहीं होगी। 3000 फ्रेट के, 2000 कंपेंसेशन के, व्हीकल वियर एंड टीयर अलग, टोटल 5000 कैश। आज यहीं सेटलमेंट होगा। पैसे आएंगे तो ट्रक हटेगा, पैसे नहीं आए तो पुलिस भी आने वाली है। मैं ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और पिछले कुछ दिनों की रिकॉर्डिंग्स सीधे ऑफिसर्स को दे दूंगा। ये सुनते ही मिस्टर जैन चौंक जाता है। तुमने रिकॉर्डिंग भी की थी? सावधानी कभी नुकसान नहीं करती मिस्टर जैन, मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ। आप एक समझदार इंसान हैं। अगर यह मामला स्टेशन तक पहुंच गया और ब्रांड वालों को पता चल गया तो 5000 से कहीं ज्यादा नुकसान होगा। कुछ सेकंड की चुप्पी छा जाती है, फिर वह दांत भींचकर कहता है, ठीक है, तुम बहुत जिद्दी इंसान हो। कुछ देर बाद पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। मैं फोन में वह नंबर देखता हूँ और उसी पल कर्ज के कारण दिल पर जमा बर्फ का एक बड़ा हिस्सा पिघल जाता है। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, मिस्टर जैन, आपके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। भविष्य में ऐसे अच्छे जॉब्स हों तो मुझे याद जरूर करना। इसके बाद मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ, गियर डालता हूँ, हैंड ब्रेक रिलीज करता हूँ। मेरा पुराना साथी खुशी से दहाड़ उठता है और फिर मैं उस बैटलफील्ड को छोड़ देता हूँ जिसने मुझे मेरी डिग्निटी वापस दिलाई थी। रियर व्यू मिरर में मॉल धीरे धीरे छोटा होता जाता है। मिस्टर जैन की फिगर भी धुंधली पड़ती जाती है। मैं जीत चुका था, सिर्फ कंपेंसेशन नहीं, मैं अपनी वह इज्जत भी वापस ले चुका था जिसे उन्होंने पैरों तले कुचलने की कोशिश की थी। 50,000 हाथ में आने के बाद मैं तुरंत अगला जॉब नहीं ढूंढता। मैं ट्रक लेकर एक सुनसान पार्किंग लॉट में पहुंचता हूँ
और खुद को आधे दिन की छुट्टी देता हूँ। सबसे पहले मैं एक पब्लिक बाथ हाउस जाता हूँ। वहां एक बाथ अटेंडेंट मुझे सिर से पैर तक जोर जोर से रगड़कर साफ करता है, जिस पर वह हंसते हुए कहता है, ब्रोदर, तुम्हारे शरीर पर इतनी मिट्टी है कि इससे 3 किलो वॉलनट तक पॉलिश हो जाए। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ। इसके बाद मैं आराम करता हूँ, लेकिन तभी डिस्पैचर का फोन आता है। उसकी आवाज काफी परेशान लग रही होती है। सिलस, बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? एक ड्राइवर का पूरा डीजल टैंक खाली कर दिया गया। क्या? फ्यूल थीव्स। उसने सिर्फ 4 घंटे ट्रक पार्क किया था। डिस्पैचर कंप्लेन कर रहा है। इसका मतलब पूरा ट्रिप बेकार चला गया। एक पूरा टैंक डीजल गायब, करीब 6,000 का नुकसान। यह सुनकर मेरा चेहरा गंभीर हो जाता है। आज के डीजल प्राइस में इसका मतलब होता है कि ड्राइवर को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा। हम जैसे ड्राइवरों जो पसीना बहाकर कमाते हैं, उनके लिए यह सीधा सीने में चाकू घोंपने जैसा होता है। ये लोग मॉडिफाइड वंस में गैंग बनाकर घूमते हैं, सिर्फ कुछ मिनटों में पूरा टैंक खाली कर देते हैं। अगर पकड़ने जाओ तो उनकी संख्या ज्यादा होती है, अगर ना पकड़ो तो अगली सुबह खाली टैंक देखकर सिर पकड़कर बैठना पड़ता है। यह सुनते ही मुझे अपना पुराना समय याद आता है, जब मेरी खुद की कंपनी हुआ करती थी। उस समय चोरी रोकने के लिए मैंने वेयरहाउस वॉल पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस लगवाई थी। वह सिस्टम कमाल का साबित हुआ था। कुछ बेवकूफ चोरों को शॉक लगा और उसके बाद पूरा एरिया उनके लिए फोर्बिडेड जोन बन गया। उसी पल मेरे दिमाग में एक आइडिया बनना शुरू होता है। डिस्पैचर की आवाज फिर सुनाई देती है, ब्रोदर, सबसे जरूरी बात यह है कि ड्राइवर ठीक है, पैसा आता जाता रहता है, फिक्र मत करो। वैसे तुम अभी कहाँ हो? मैं देखता हूँ कोई ड्राइवर पास में हो जो उसे फ्यूल पहुंचा सके। डिस्पैचर मुझे लोकेशन भेजता है। मैं लोकेशन देखता हूँ। वह मुझसे 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होती है, जिस पर मैं तुरंत लोकेशन मैनेजर को फॉरवर्ड कर देता हूँ और कहता हूँ कि किसी नियर बाय ड्राइवर से कांटेक्ट करवा दे। कुछ देर बाद डिस्पैचर कहता है, रिलैक्स सिल्स, मैंने दूसरे फ्लीट के एक ड्राइवर से बात कर ली है, वह फ्यूल लेकर जा रहा है। सिलस की इमरजेंसी सॉल्व होने के बाद भी मेरा दिमाग शांत नहीं होता, क्योंकि जो आइडिया मेरे दिमाग में बन रहा था वह अब और साफ होता जा रहा था। इसके बाद मैं बॉस चिन की वर्कशॉप पहुंचता हूँ। बॉस चिन, आप यहाँ भी हैं? मुझे फिर से बिजनेस दीजिए। जिस पर बॉस चिन हंसते हुए कहता है, अब क्या टूटा है? इंजन जाम हो गया या ट्रांसमिशन दम तोड़ रहा है? मास्टर चिन, मैं रिपेयर के लिए नहीं आया, मुझे कुछ चीजें खरीदनी हैं और अगर आप वर्कशॉप यूज करने दें तो कुछ मॉडिफिकेशन खुद करना चाहता हूँ। क्या चाहिए? अगर ट्रक पार्ट है तो सब मिलेगा, मैं बिना झिझक बोलता हूँ। एक हाई पावर 12 वोल्ट टू 220 वोल्ट इन्वर्टर, एक कार बैटरी, इग्निशन कॉइल का पूरा सेट और काफी मात्रा में इंसुलेटेड कॉपर वायर। बॉस चिन हैरान होकर मुझे देखता है। ये सब किस लिए? ट्रक में किचन लगाने वाले हो क्या? वार्निंग दे रहा हूँ, अगर खुद सर्किट मॉडिफाई किया और कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, रिलैक्स, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इसे एक छोटा एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए। ठीक है, मेरे पीछे आओ। इसके बाद मैं ट्रक को यार्ड के एक सुनसान कोने में ले जाता हूँ और केबिन कर्टन्स बंद कर देता हूँ। अगले कुछ घंटों तक मैं कैब के अंदर बंद रहता हूँ। मैं बैटरी, इन्वर्टर और टेम्पररी केबल्स को बहुत सावधानी से कनेक्ट करता हूँ। फिर हाई पावर इन्वर्टर को बैटरी से जोड़ता हूँ। यह डिवाइस ट्रक की साधारण 12 वोल्ट डायरेक्ट करंट को 220 वोल्ट में बदल सकता है, यानी वही पावर जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। मैं इग्निशन कॉइल के इनपुट को इन्वर्टर आउटपुट से कनेक्ट करता हूँ। कार की इग्निशन कॉइल खुद एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। यह 12 वोल्ट को सैकड़ों गुना बढ़ाकर स्पार्क प्लग के लिए हाई वोल्टेज बनाती है, लेकिन अब मैं उसे 220 वोल्ट फीड कर रहा होता हूँ। मैं फाइनल वोल्टेज कैलकुलेट करने की भी हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मुझे डर होता है कि रिजल्ट देखकर मैं खुद डर जाऊंगा। मैं हर कनेक्शन को बहुत सावधानी से फिक्स करता हूँ। इलेक्ट्रिकल टेप से सब कुछ कसकर रैप कर देता हूँ। इसके बाद इग्निशन कॉइल आउटपुट से 2 वायर निकालता हूँ, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। फिर ट्रक के नीचे लेटकर उन्हें अलग अलग जगह फिक्स करता हूँ, एक फ्यूल टैंक हाउसिंग में, दूसरा टैंक के पास मेटल चेसिस पर। दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से भी कम होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दोनों पॉइंट्स को एक साथ टच करे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल उस हाथ की तरह जो टैंक कैप खोलने की कोशिश करेगा। और इस तरह मेरा इम्प्रोवाइज्ड लेकिन बेहद डेंजरस इलेक्ट्रिक ट्रैप तैयार हो जाता है। केबिन के अंदर मैं मेन पावर सोर्स से पूरा सिस्टम कनेक्ट करता हूँ, साथ ही एक इंडिपेंडेंट स्विच भी लगाता हूँ। जब चाहूं पावर ऑफ कर सकता हूँ और तब पूरा सिस्टम सिर्फ बेकार स्क्रैप बनकर रह जाएगा। काम खत्म होने तक मैं पसीने में भीग चुका होता हूँ, लेकिन यह गर्मी का नहीं, नर्वसनेस का पसीना होता है। मैं उस रेड स्विच को देखता हूँ, वह मुझे पैंडोराज बॉक्स जैसा महसूस होता है। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, ना ही जस्टिस का चैंपियन। मैं सिर्फ एक साधारण ड्राइवर हूँ जो अपनी रोजी रोटी बचाना चाहता है। कभी कभी दुनिया तुम्हारी बात नहीं सुनती और तब इंसान को खुद की रक्षा के लिए दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते हैं। तभी डिस्पैचर का फोन फिर आता है। एक टफ जॉब है, तैयार हो? पहले डिटेल्स बताओ। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स की शिपमेंट है, यहाँ से बॉर्डर तक। क्लाइंट एक मिलिट्री यूनिट है। रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हैं। डिस्टेंस 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। टाइम लिमिट 5 दिन। सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद कम से कम 80,000 नेट प्रॉफिट।
मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ, गैस व्हीकल इतनी डिस्टेंस हैंडल कर पाएगा? कर पाएगा सच में? हाँ। जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, मैं ये जॉब लेता हूँ। डिस्पैचर हंस पड़ता है। मुझे पता था तुम्हें दम है किड। कार्गो साउथ सिटी वेयर हाउस में है। कल सुबह जल्दी पहुंचकर लौट कर लेना और रोड पर सावधान रहना, खासकर शिंजंग गॉज के बाद। वहां रोड खराब है और फ्यूल थीव्स भेड़ियों की तरह घूमते हैं। अगली सुबह मैं साउथ सिटी वेयर हाउस से कार्गो लौट करता हूँ और फिर काशगर की तरफ निकल पड़ता हूँ। यह रोड एक अंतहीन ग्रे रिबन जैसी लगती है जो नॉर्थ चाइना प्लेन की समृद्धि से निकलकर नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट की वीरानी तक जाती है। जैसे जैसे मैं सिटी से दूर जाता हूँ, अर्बन नॉइजेस पीछे छूटती जाती है और उसकी जगह मेरे पुराने साथी इंजन की लगातार गूंज ले लेती है। मैं स्पीड को 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर बनाए रखता हूँ। यही सबसे इकोनॉमिकल और सेफ स्पीड होती है। विंडो के बाहर लैंडस्केप तेजी से बदलता रहता है। हरे भरे फील्ड्स पीली मिट्टी की ढलानों में बदल जाते हैं और आखिर में सिर्फ अंतहीन गोबी डेजर्ट दिखाई देने लगता है। दूर रोलिंग माउंटेन्स की परछाइयां धीरे धीरे होराइजन पर उभरती चली जाती हैं। मैं अकेला ड्राइव कर रहा होता हूं और कई बार सामने की सड़क को देखता हूं जो जैसे कभी खत्म ही नहीं होने वाली होती है, जिस पर ऐसा फील होता है कि हर एक सेकंड किसी पूरे सेंचुरी जितना लंबा है। सोलिट्यूड सबसे अच्छा कैटलिस्ट होता है। यह इंसान के दिल के सबसे गहरे थॉट्स को बाहर निकाल देता है, जिस पर मुझे अपनी माँ के बीमार बिस्तर पर पड़े हुए सफेद होते बाल याद आते हैं। फिर मुझे $3 मिलियन का कर्ज याद आता है। ये सारे ख्याल ऐसे थे जैसे कोई चाबुक मेरी नर्व्स पर लगातार वार कर रही हो, जिस पर मैं एक पल के लिए भी खुद को रिलैक्स करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इसके बाद मैं अपना फोन ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करता हूँ और कुछ पुराने रॉक सॉन्ग्स चला देता हूँ। स्टीव, जेन और वेन के क्लासिक ट्रैक्स इंजन की आवाज के साथ चल रहे होते हैं, जिस पर वे चीखते हुए सॉन्ग्स इस अकेले सफर में मेरे लिए इकलौता सहारा बन जाते हैं। मिलिट्री यूनिट का कार्गो वाकई अलग था। निकलने से पहले 2 गंभीर चेहरे वाले वर्कर्स मेरे कार्गो कंपार्टमेंट के अंदर और बाहर कई सेंसर्स इंस्टॉल कर गए थे, जिस पर उनमें से एक कहता है, ड्राइवर याद रखना, अगर एक भी सेंसर डैमेज हुआ तो ये ट्रिप फेल मानी जाएगी। तुम्हें फ्रेट का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, मैं समझ गया, जब तक माल मेरे साथ है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। यह सुनकर मैं गहरी नींद लेने की हिम्मत तक नहीं कर पाता था। हर 2 या 3 घंटे में मुझे ट्रक से नीचे उतरकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाना पड़ता था। मैं सेंसर्स, टायर्स और पूरे व्हीकल की कंडीशन चेक करता रहता था। फिर तीसरी रात मैं गांसू प्रोविंस में एंटर करता हूँ। ओल्ड जिम की सलाह के मुताबिक यह वह एरिया था जहां फ्यूल थीव्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहते थे, जिस पर मैं बड़े सर्विस एरियर्स से बचता हूँ और एक सुनसान जगह चुनता हूँ जहां कई बड़े ट्रक्स अस्थायी रूप से खड़े होते हैं। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। रात के 2 बजे तक पहुंचते पहुंचते नींद सबसे ज्यादा हमला करती है। मेरी पलकों पर जैसे सीसा रख दिया गया हो, जिस पर मैं खुद को चुटकी काटता हूं और आंखें खुली रखने की कोशिश करता हूं। तभी जब मैं लगभग हार मानने वाला होता हूं, एक वैन चुपचाप पार्किंग एरिया में एंटर करती है। वह किसी खाली जगह पर नहीं रुकती, बल्कि बड़े ट्रक्स की कतारों के बीच धीरे धीरे घुस जाती है। वह इतनी धीरे चल रही होती है जैसे किसी शिकार की तलाश कर रही हो। आखिरकार वैन मेरे पीछे खड़े ट्रक के पास रुकती है, जिस पर 3 आदमी बाहर निकलते हैं। उन्होंने काले कपड़े पहन रखे होते हैं और उनके चेहरे हैट्स और मास्क से ढके हुए होते हैं। अंधेरे में वे 3 धुंधली परछाइयों जैसे दिखाई देते हैं। यह देखकर मैं तुरंत सीधा बैठ जाता हूँ और डैशबोर्ड के नीचे छिपी छोटी स्क्रीन चालू कर देता हूँ। वह स्क्रीन उस कैमरा सिस्टम से कनेक्टेड थी जिसे मैंने $50 खर्च करके इंस्टॉल किया था। चारों कैमराज में वे धीरे धीरे शैडोज के बीच आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। कुछ ही मूवमेंट्स में वे फ्यूल टैंक का कैप खोल देते हैं। तभी वैन से एक हल्की इंजन की आवाज आती है। पूरा प्रोसेस इतना साफ और एफिशिएंट था कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। काम खत्म करने के बाद भी वे जाते नहीं हैं। इसके बजाय वैन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर मुझे अपना दिल जोर जोर से धड़कता हुआ सुनाई देता है। वह किसी वॉर ड्रम की तरह बज रहा होता है। फिर वैन का दरवाजा दोबारा खुलता है। कैमरा फीड में वह लंबा और पतला आदमी जिसके पास एक बैग था धीरे धीरे मेरे ट्रक की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में टूल्स का एक सेट होता है। वह फ्यूल टैंक के पास पहुंचकर नीचे झुक जाता है, जिस पर मैं अपना हाथ बढ़ाकर लाल स्विच दबा देता हूं। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी होती हैं। वह लंबा आदमी अपने साथियों को इशारा करता है, जैसे कह रहा हो कि इस ट्रक का टैंक बड़ा है और इसमें काफी फ्यूल होगा। यह देखकर दोनों लुक्सआउट्स सिर हिलाते हैं और ट्रक के आगे और पीछे की तरफ अलग अलग पोजीशन ले लेते हैं। इसके बाद वह अपनी पीठ से एक खास लीवर निकालता है। एक हाथ से टैंक को पकड़ता है और दूसरे हाथ से लीवर उठाकर कैप के स्लिट में डालने की तैयारी करता है। लेकिन ठीक उसी पल उसका हाथ फिसल जाता है, जिस पर मैं लाल स्विच को पूरी ताकत से दबा देता हूँ। कोई आवाज नहीं आती, कोई चिंगारी नहीं निकलती। उस एक पल के लिए तो मुझे भी शक हो जाता है कि शायद डिवाइस फेल हो गया, लेकिन अगले ही सेकंड टैंक को छूते हुए उसके ग्लव्स से धुआं उठने लगता है।
साथ ही जलने की बदबू हवा में फैल जाती है और हल्की हल्की केबिन तक पहुंचती है। सिर्फ 2 या 3 सेकंड के अंदर वह आदमी ऐसे ढह जाता है जैसे मिट्टी का ढेर हो। वह जमीन पर गिर जाता है और बिल्कुल भी नहीं हिलता। यह देखकर बाकी दोनों लुकआउट्स बुरी तरह शॉक में आ जाते हैं। वे वहीं खड़े रह जाते हैं और अपने साथी को घूरते रहते हैं। फिर उनमें से एक उसका शरीर छूता है, जिस पर रात की खामोशी को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख गूंज उठती है। मैं तुरंत पावर कट कर देता हूँ। मेरा मकसद किसी को मारना नहीं था, मैं सिर्फ खुद को बचाना चाहता था और उन्हें डराना चाहता था। तभी उनमें से एक चिल्लाता है, यह ट्रक इलेक्ट्रीफाइड है, वह हरामी ट्रक के अंदर है, उसे बाहर निकालो। यह सुनते ही उनका डर गुस्से में बदल जाता है। दोनों के चेहरों पर भय और क्रोध साफ दिखाई दे रहा होता है। अब वे खुद को रोकते नहीं हैं, जिस पर उनमें से एक वैन से 1 मीटर से भी लंबी स्टील पाइप निकालता है। वह दहाड़ते हुए चिल्लाता है, नीचे उतर हरामजादे, और फिर पूरी ताकत से पाइप मेरे साइड विंडो पर दे मारता है। धड़ाम, एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है। टेम्पर्ड ग्लास पर तुरंत मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल जाती हैं। उस जोरदार आवाज से मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। ये लोग पागल थे। अब यह सिर्फ फ्यूल थेफ्ट नहीं रहा था, यह सीधा हमला था, जिस पर मैं बिना 1 सेकंड गनवाए हॉर्न दबा देता हूँ। मेरा पुराना साथी ऐसी गर्जना करता है जैसे रात की खामोशी में कोई विशाल जानवर दहाड़ रहा हो। उसकी आवाज पूरे पार्किंग एरिया को हिला देती है। पास खड़े कई ट्रक्स की केबन्स में एक एक करके लाइट्स जलने लगती हैं। क्या हो रहा है, क्या मामला है? गालियों और दरवाजे खुलने की आवाजें चारों तरफ सुनाई देने लगती हैं। यह देखकर वे दोनों घबरा जाते हैं। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दूंगा। वे एक दूसरे को देखते हैं, अपने गिरे हुए साथी को वहीं छोड़ देते हैं, यहां तक कि स्टील पाइप भी नहीं उठाते। फिर वैन का दरवाजा खोलते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। भागना इतना आसान नहीं, जिस पर मैं तुरंत रिवर्स गियर डालता हूं, हमारा हैंड ब्रेक छोड़ता हूं और एक्सेलरेटर को पूरी तरह दबा देता हूं। मेरा पुराना साथी दहाड़ता है और चलती हुई दीवार की तरह पूरी ताकत से उस काली वैन में जा टकराता है। धम। आसपास मौजूद लोग हैरानी से चिल्लाने लगते हैं, क्या हुआ? लगता है फ्यूल थीव्स को इस आदमी ने टक्कर मार दी। हे भगवान, कमाल है, यह आदमी सच में बहादुर है। लेकिन यह सब करने के बाद मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका होता है। सच कहूं तो यह सब लगभग इंस्टिंक्ट के सहारे हुआ था। उस समय मेरा गुस्सा मेरे डर पर भारी पड़ गया था। इसके बाद मैं उस लंबे पतले आदमी के पास जाता हूं जिसे शॉक लगा था और उसकी सांस चेक करता हूं। उसकी सांस बहुत कमजोर थी, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। वह मरा नहीं था, बस हाई वोल्टेज के झटके से टेम्परेरी शॉक में चला गया था। यह देखकर मैं राहत की सांस लेता हूं। फिर आसपास के ट्रक ओनर्स मेरे पास आते हैं। ब्रोदर, बहुत बढ़िया किया। इन फ्यूल थीव्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इन्होंने हमें बहुत परेशान किया है। इसके बाद एक ऑफिसर मेरे पास आकर कहता है, मास्टर चुन, आपकी वजह से हम इस गैंग तक पहुंच पाए। हम काफी समय से इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाए। इस बार आपने इनके बड़े हाइडआउट को खत्म करने में हमारी मदद की है। फिर वह आगे कहता है, चिंता मत कीजिए, हमने जांच कर ली है। आपकी एक्शंस पूरी तरह लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस थी। आपको किसी भी तरह की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी पड़ेगी। जहां तक व्हीकल डैमेज की बात है, हम उनसे कॉम्पेंसेशन दिलवाएंगे। जब मैं बाहर निकलता हूं तब तक सुबह हो चुकी होती है। सूरज की रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही होती है। तभी कोई आवाज लगाता है, मास्टर चुन ब्रदर, आप ठीक हैं? जिसके जवाब में मैं कहता हूं, मैं ठीक हूं। उन तीनों को देखकर मेरी आंखों में हल्की गर्माहट महसूस होती है। फिर उनमें से एक कहता है, इस ग्लास को बदलना पड़ेगा। मैं एक ट्रक ग्लास स्पेशलिस्ट को जानता हूं, एक कॉल करूंगा और वह तुरंत यहां पहुंच जाएगा। दूसरा कहता है, आप पूरी रात नहीं सोए, पहले कुछ खा लीजिए। और तीसरा हंसते हुए कहता है, वाओ शेन, तुम तो जीनियस निकले। वह ट्रिक कमाल की थी। मैं वापस जाकर अपने ट्रक में भी ऐसा सिस्टम लगाऊंगा, लेकिन सेफ्टी फीचर के साथ, ताकि बारिश में खुद ही फ्राई न हो जाऊं। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूं, यह तरीका हमारी एक्सक्लूसिव सीक्रेट एक्शन ट्रक टीम का है, इसे शेयर नहीं किया जाता। उसी पल मुझे फील होता है कि मेरे दिल पर कर्ज का जो बर्फ जैसा बोझ जमा था, उसका एक बड़ा हिस्सा पिघल चुका है। अब मैं सिर्फ चुन नहीं हूं, लाइफ ने मुझे दोबारा खड़े होने का मौका दिया है। मैं चुन हूं, जिस पर 3 मिलियन का कर्ज है। मैं चुन हूं, एक्शन ट्रक टीम का हिस्सा। इसके बाद टीम के लोग मेरे पास पैसे लाते हैं। ट्रक रिपेयर कराने के लिए यह पैसे रख लो। हमारी टीम अपने किसी ब्रदर को अपनी जेब से नुकसान भरने नहीं दे सकती। जिस पर मेरी आंखें फिर से नम हो जाती हैं। मैं मना नहीं करता, मैं वह पैसे स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये हमारी टीम का पहला कॉमन फंड था। और न जाने क्यों मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरे पुराने साथी के साथ अब 3 और इनविजिबल गार्डियंस खड़े हो गए हों। थैंक्स फॉर योर एफर्ट मास्टर चुन। फिर 5वें दिन की दोपहर में मैं अपना ट्रक काशगर के निर्धारित मिलिट्री वेयरहाउस में सुरक्षित पहुंचा देता हूं। लेकिन जैसे ही यह मिशन खत्म होता है, एक नया कॉल आ जाता है। हजारों मील दूर एक बच्चा ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहा है। उसकी जिंदगी इस हार्ट पर टिकी हुई है। पूरे प्रोविंस में घना फॉग छाया हुआ है, हाईवे बंद है, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स भी उड़ नहीं सकते। हॉस्पिटल के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। वे सबसे भरोसेमंद हेवी ट्रक ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं जो रास्ता बना सके। जिसके जवाब में मैं कहता हूं, मैं समझ गया, यह पैसों का सवाल नहीं है, ये मौत के खिलाफ एक रेस है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है,
बहुत बढ़िया किड, तुमने ये टीम यूं ही नहीं बनाई। फिर कोई घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। क्या ये मास्टर चुन है? मास्टर चुन, मैं आपसे विनती करता हूँ। वह लड़का सिर्फ 12 साल का है, उसे एक्यूट हार्ट फेलियर है। उस बॉक्स में रखा हार्ट उसकी आखिरी उम्मीद है और उस हार्ट की शेल्फ लाइफ में अब 5 घंटे से भी कम समय बचा है। मैं तुरंत कहता हूँ, हमें 4 घंटे के अंदर टेम्परेरी सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचना ही होगा। जिसके जवाब में दूसरी तरफ से आवाज आती है, रिलैक्स, इसे हमारे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद हम हाईवे पर निकल पड़ते हैं, लेकिन हम अभी 20 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़े होते कि हमारे सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर सबकी सांसें अटक जाती हैं। हमारे सामने एक अंतहीन लाल सांप जैसा ट्रैफिक जाम फैला हुआ था और सबसे बुरी बात यह थी कि वह पूरी तरह रुका हुआ था। तभी रेडियो से खबर आती है, 15 किलोमीटर आगे कई चेन रिएक्शन कोलिजन्स हुई हैं। तीनों लेन पूरी तरह ब्लॉक हैं। मलबा बहुत ज्यादा है, इसलिए रास्ता साफ करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। यह सुनकर हम सब एक दूसरे को देखते हैं। 3 से 4 घंटे? हमारे पास इतना समय बिल्कुल नहीं था। जिस पर मैं तुरंत कम्युनिकेशन चैनल खोलता हूं और कहता हूं, एक्शन ट्रक टीम, ध्यान से सुनो। प्रोविंशियल पीपल्स हॉस्पिटल को एक हार्ट पहुंचाना है, हमें उसके लिए रास्ता बनाना होगा। यह कहते ही मैं अपने 6 एक्सेल बीस्ट का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा देता हूं। इंजन ऐसी गर्जना करता है जैसे कोई सोया हुआ दानव जाग गया हो और फिर मेरा ट्रक अंधेरे और घने कोहरे के बीच आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इस बार मेरे ट्रक में कोई सामान्य माल नहीं था। इस बार इसमें एक बच्चे की पूरी जिंदगी और उसकी आखिरी उम्मीद रखी हुई थी। फिर मैं रेडियो पर कहता हूं, ब्रोदर्स, अभी हम ही एकमात्र ऐसी ताकत हैं जो आगे बढ़ सकती है। हमें रास्ता खुद बनाना होगा। जिस पर मार्क पूछता है, कैसे? मैं तुरंत जवाब देता हूं, ऑल्टरनेटिंग जिपर फॉर्मेशन। मैं अपनी कैब से लीड करूंगा। फर्स्ट लेन वाली गाड़ियों को आधी लेन बाईं तरफ धकेलूंगा। लियो, तुम सेकंड लेन की गाड़ियों को दाईं तरफ पुश करना। मार्क, तुम लगातार हॉर्न बजाकर रास्ता साफ करवाओ, रुकना मत। और पीछे वाला रियर गार्ड रहेगा ताकि कोई बीच में कट इन न कर सके। यह सुनकर चुन कहता है, यह बहुत रिस्की है। जिस पर मैं जवाब देता हूं, हमारे पास समय नहीं है। कोशिश करना बेहतर है बजाय इसके कि हम किसी बच्चे को मरते हुए देखें। अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। अब बताओ, साथ हो या नहीं? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लियो बोलता है, मैं साथ हूं। मेरा बम्पर पिछले महीने ही रीइंफोर्स हुआ है। फिर मार्क कहता है, मैं भी। जिस पर बाकी सभी एक साथ जवाब देते हैं, हम भी तैयार हैं। इसके बाद ऑपरेशन शुरू हो जाता है। मार्क, मेरे पीछे रहना। धीरे, पश और आगे चलो। दर्जनों टन वजनी स्टील मशीन को मैं मिलीमीटर की सटीकता से ट्रैफिक के बीच निकाल रहा होता हूं। चारों तरफ गाड़ियों का समंदर था, लेकिन हम उनके बीच जिंदगी की तरफ जाने वाला एक रास्ता सिल रहे थे। लाउडर स्पीकर लगातार घोषणा कर रहा था, अर्जेंट ऑर्गन ट्रांसपोर्ट, कृपया एक जिंदगी बचाने के लिए रास्ता दें। 1 घंटा गुजर जाता है और आखिरकार हम उस 15 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम को पार कर लेते हैं। हमारे सामने खुला हाईवे फैला हुआ था। खिड़की के बाहर कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था और आसमान रोशन होने लगा था। मैं डैशबोर्ड पर समय देखता हूँ, फिर रियर व्यू मिरर में पीछे आ रही एम्बुलेंस को देखता हूँ, जिस पर मैं राहत की लंबी सांस छोड़ता हूँ। लेकिन मेरी नजर अभी भी सड़क पर टिकी रहती है। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब हम ट्रैफिक के बीच रास्ता बना रहे थे, उसी समय सड़क पर मौजूद लोगों के फोन से हमारी एलीट ट्रकिंग टीम पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। हम रियल टाइम लेजेंड बन चुके थे। उस समय हमें इसकी कोई खबर नहीं थी, हम सिर्फ आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हम चारों कैब में बैठे देखते हैं कि वह सिल्वर इंसुलेटेड बॉक्स तेजी से सर्जिकल बिल्डिंग के अंदर ले जाया जा रहा है। हम में से कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हम सभी जानते थे कि हमने यह लड़ाई जीत ली है। 2 घंटे बाद गुड न्यूज आती है, ऑपरेशन सफल हो गया था। वह बच्चा बच गया था। उसके माता पिता, जो एक साधारण मिडिल क्लास कपल थे, हमारी तरफ आते हैं। वे भावुक होकर हमारे सामने झुकने लगते हैं, जिस पर हम तुरंत उन्हें उठाते हैं। उस पल हर किसी की आंखें नम हो चुकी थीं। इसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से $2 लाख का रिवॉर्ड दिया जाता है, जिस पर मार्कस कहता है, यह सिर्फ पैसे नहीं है, यह लाइफ सेविंग मनी है। फिर वह आगे कहता है, यह फ्रेट पेमेंट नहीं है, यह एलीट ट्रकिंग टीम का पहला डिविडेंड है। हमने किसी की जिंदगी बचाई है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी भी चलानी है। इसे स्वीकार करो, यही रूल है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, अब चलो घर चलते हैं और जमकर ड्रिंक करते हैं। जिस पर सब हंसते हुए जवाब देते हैं, ठीक है, ड्रिंक्स मेरी तरफ से। मेरी जिंदगी अब भी क्राइसिस से भरी हुई थी। $3 मिलियन का कर्ज अभी भी मेरे कंधों पर था, लेकिन इस बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पहियों के नीचे अब एक नया रास्ता बन चुका है और मेरे साथ अब 3 ऐसे भाई खड़े हैं जो ट्रक को मेरे साथ आगे धकेलेंगे। तभी लियो मेरी तरफ देखकर कहता है, मार्कस, तुम मेरे ब्लड ब्रदर हो। अगर किसी ने तुम्हें छूने की कोशिश भी की तो मैं अपना हैवी रिग उसके घर के आर पार निकाल दूंगा। उस रात अंधेरा था, लेकिन हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में जश्न मनाने नहीं गए। हम जिम के इंफॉर्मेशन ऑफिस के पीछे बने एक आउटडोर बारबेक्यू जॉइंट पर पहुंचे। वह जगह खास ट्रकर्स के लिए थी। चिकने प्लास्टिक टेबल्स, टूटे हुए स्टूल्स और धुएं से भरा माहौल, वही हमारी सेलिब्रेशन हॉल बन जाती है। लेकिन धीरे धीरे हीरो बनने वाली भावना खत्म होने लगती है। रियल वर्ल्ड का शोर फिर से मेरे दिमाग में भर जाता है। हीरो या फिर लूजर? आखिर मैं अब भी मार्कस ही था।
वही आदमी जिस पर $3 मिलियन का कर्ज था, वही आदमी जो हर सुबह उठकर सिर्फ ज्यादा फ्रेट कमाने के बारे में सोचता था। अगली सुबह मैं अपने हिस्से के $50,000 सीधे क्रेडिटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। फोन पर पेमेंट रिकॉर्ड देखते हुए मेरी नजर उस लंबे डेट नंबर पर टिक जाती है। वह संख्या बहुत थोड़ी कम हुई थी, बहुत छोटी, लेकिन फिर भी कम हुई थी। और यही सबसे जरूरी बात थी। इसके बाद एलीट ट्रकिंग टीम की पॉपुलैरिटी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। जिम का फोन हॉटलाइन बन जाता है, मेरा फोन भी लगातार बजता रहता है। टीवी स्टेशनों इंटरव्यू चाहते थे, इन्फ्लुएंसर एजेंसियों हमें साइन करना चाहती थीं, यहाँ तक कि एक फिल्म कंपनी भी कांटेक्ट करती है। लेकिन मैं उन सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं साफ देख सकता था ये सब टेम्परेरी फेम थी। आज लोग आपको आसमान पर बैठाते हैं, कल वही लोग आपको नीचे गिरा देते हैं। इंटरनेट ट्रैफिक हाईवे के फॉग से भी कम भरोसेमंद होता है। हमें शोहरत नहीं चाहिए थी, हमें कैश जनरेटिंग जॉब्स चाहिए थी। और फेमस होने का सबसे बड़ा फायदा जल्द ही सामने आ जाता है। जिम के ऑफिस में आने वाले महंगे और अर्जेंट ऑर्डर्स सीधे एलीट ट्रकिंग टीम को मिलने लगते हैं। रेट पहले से कम 20% ज्यादा था और पेमेंट भी समय पर मिलती थी, कोई डिले नहीं। धीरे धीरे मेरे बैंक बैलेंस में फिर से 6 डिजिट्स दिखाई देने लगते हैं। लगातार आधे महीने तक हम चारों बिना रुके काम करते रहते हैं। फिर एक दिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं जेसी को फोन करता हूँ। जेसी, शॉपर हो? मैं आ रहा हूँ। जेसी मेरा बचपन का दोस्त था और पूरे इलाके का सबसे बेहतरीन ट्रक मैकेनिक भी। उसकी वर्कशॉप का नाम बीस्ट मॉड्स था। वह एक सुनसान इंडस्ट्रियल जोन में छिपी हुई थी। बाहर कोई साइन बोर्ड तक नहीं था, सिर्फ एक मॉडिफाइड जीप 212 खड़ी रहती थी, जिसे देखकर लोग पहचानते थे कि यही उसकी वर्कशॉप है। जब मैं पहुंचता हूं तो जेसी किसी इंजन पर काम कर रहा होता है। वह इंजन की आवाज सुनकर कहता है, रुको, इसकी ब्रीदिंग थोड़ी इरेगुलर है, फ्यूल इंजेक्शन पंप प्रेशर स्टेबल नहीं है। मैं उसे जल्दी नहीं करता। मैं अपने पुराने ट्रक के सहारे खड़ा होकर सिगरेट जला लेता हूँ। मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। मशीन्स ही उसकी जिंदगी थी। कुछ देर बाद वह मुस्कुराते हुए कहता है, बॉस मार्कस, अब तो तुम फेमस हो गए हो। मैंने ऑनलाइन वो वीडियो देखा था जिसमें तुमने कैब से वैन को टक्कर मारी थी। फिर वह हंसते हुए पूछता है, तो अब अमीर बन गए हो क्या? ट्रक बदलना है? जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ, नहीं, मैं इसे बदलने नहीं आया, मैं इसे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करवाने आया हूँ। यह सुनकर जेसी की आंखें चमक उठती हैं। कैसा ट्रांसफॉर्म? मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, मुझे पावर चाहिए। हर तरह की सड़क पर तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए। प्लेटू पर चढ़ते समय दम नहीं घुटना चाहिए। लंबी चढ़ाइयों पर ताकत कम नहीं होनी चाहिए। मैं रोड का रियल किंग बनना चाहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, मेरे पास सिर्फ $2 लाख हैं, जो करना है कर दो। अगर कम पड़े तो मैं और पैसे जुटाऊंगा। जेसी कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, जे 6P अच्छा ट्रक है, बेस भी अच्छा है, लेकिन फैक्ट्री ट्यूनिंग बहुत कंजर्वेटिव है। फ्यूल सेविंग और एनवायरमेंट रूल्स के चक्कर में इसकी पूरी पर्सनालिटी दबा दी गई है। $2 लाख थोड़ा टाइट बजट है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके इंजन के हार्ट की मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके बाद वह अपग्रेड लिस्ट बताना शुरू करता है। गैरेज GT4 2 टर्बो लगाएंगे, पावर लगभग डबल करने की कोशिश करेंगे, बिकर इंटरकूलर, हाई फ्लो बोश इंजेक्टर्स और सबसे जरूरी ECU। मैं जर्मनी से प्रोग्रामिंग इक्विपमेंट लाया हूँ। फैक्ट्री रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करके प्रोग्राम खुद लिखूंगा। इंजन की पूरी पोटेंशियल बाहर निकालेंगे। बेस टॉर्क 2800 न्यूटन मीटर तक ले जाएंगे। यह सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। 600 हॉर्स पावर, यह आंकड़ा पागलपन जैसा था। कई इंपोर्टेड हाई एंड ट्रक्स भी वहां तक नहीं पहुंचते थे। फिर मैं पूछता हूँ, और ब्रेक्स? जिस पर जेसी मुस्कुराता है। अगर ट्रक सिर्फ दौड़े और रुके नहीं तो वह मोबाइल कोफिन है। फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम सब बदलेंगे। इंपोर्टेड रेडियन ब्रेक डिस्कस लगेंगे। हाइड्रोलिक रिटार्डर भी लगेगा। माउंटेन स्लोप्स पर पूरी सेफ्टी मिलेगी। एयर सस्पेंशन लगेगा। एडजस्टेबल चेसिस मिलेगा। डायनामिक बैलेंसिंग होगी। ब्रेक ऑन-ऑयल, इंजन ऑन-ऑयल, गियर ऑन-ऑयल सब टॉप टियर रेसिंग फ्लूइड से बदलेंगे। मैं उत्साहित होकर पूछता हूँ, कब तक तैयार होगा? जिस पर जेसी बिना मेरी तरफ देखे कहता है, ट्रक यहीं छोड़ो, 15 दिन बाद वापस आना और ज्यादा पैसे लेकर आना। अगर मेरा मूड बन गया तो कुछ एक्स्ट्रा अपग्रेड्स भी जोड़ दूंगा। मैं मुस्कुराता हूँ, फिर बिना कुछ कहे ट्रक की कीज उसकी तरफ उछाल देता हूँ। इसके बाद मैं सीधे बैंक पहुंचता हूँ। वहां से अपना बचा हुआ कैश लगभग $20,000 निकालता हूँ। उसे एक काले प्लास्टिक बैग में भरता हूँ और फिर दोबारा वर्कशॉप लौट आता हूँ। जेसी मेरी तरफ देखकर हैरान हो जाता है, जिस पर मैं बैग उसके सामने रख देता हूँ। जेसी, मैं जानता हूँ कि तुम बिजनेस में ईमानदार हो। दोस्ती अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह। ये $20,000 एडवांस है, बाकी 15 दिन बाद दूंगा। ट्रक को बिना किसी लिमिट के मॉडिफाई करो। मेरे लिए पैसे बचाने की कोशिश मत करना। मैं चाहता हूं कि जब मैं एक्सेलरेटर पूरी तरह दबाऊं तो सामने चल रही हर गाड़ी को सिर्फ मेरी टेल लाइट्स ही दिखाई दें। हूं? जेसी मेरी तरफ देखकर हंसता है। मार्कस, तुम बदल गए हो। जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, हाँ, पहले मैं जीने के लिए ट्रक चलाता था, अब मैं जिंदा रहने के लिए ट्रक चलाता हूँ। उसकी यह बात मेरे दिल पर किसी मुक्के की तरह लगती है। जीवन चलाना और जिंदा रहना। शायद पहली बार मुझे एहसास होता है कि ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं है। अगले 15 दिनों तक मैं एक पल के लिए भी खाली नहीं बैठता। अपने पुराने साथी के बिना मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरा एक पैर ही गायब हो गया हो। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ओल्ड लेडी और बाकी लोग अब भी मेरे साथ मजबूती से खड़े थे। मैं दूसरे ट्रकों की पैसेंजर सीट पर बैठकर सफर करता हूँ।
इस बार मुझे लगातार तनाव में रहने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत समय बाद मुझे उन चीजों के बारे में सोचने का मौका मिलता है जिन्हें मैं पहले कभी समझ नहीं पाया था, जैसे हमारी ट्रकिंग टीम का भविष्य। एक दिन हम सब बैठे बात कर रहे होते हैं जिस पर कोई कहता है कंपनी बना लेते हैं। यह सुनकर मैं तुरंत सिर पकड़ लेता हूँ। मेरी जिंदगी में अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत है तो वह डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क है। और फिर हम कोई पढ़े लिखे बिजनेसमैन भी तो नहीं थे, हम सब सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स थे। हम में से कंपनी कौन चलाएगा, कौन अकाउंट संभालेगा, कौन टैक्स भरेगा। जिस पर ओल्ड लेडी कहता है कंपनी रजिस्टर करना मुश्किल नहीं है, असली मुसीबत अकाउंटिंग और टैक्सेस हैं। एक बार फंस गए तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। दूसरा ड्राइवर भी सिर हिलाता है, हम लोग हमेशा रोड पर रहते हैं, ये सब संभालेगा कौन। उनकी बात सही थी, हम सब सिर्फ ड्राइवर्स थे, लेकिन चाहे मैं मानूं या नहीं, मेरे दिल में एक बीज बोया जा चुका था। एक ऐसा बीज जो भविष्य में कुछ बड़ा बनने वाला था। इसी बीच 15 दिन पूरे हो जाते हैं और आखिरकार मैं जेसी की वर्कशॉप पहुंचता हूं। जैसे ही मैं अंदर जाता हूं, पहली नजर में अपने ट्रक को पहचान ही नहीं पाता। फ्रेम वही था, बॉडी वही थी, लेकिन उसकी पूरी ऑरा बदल चुकी थी। अब वह किसी साधारण ट्रक जैसा नहीं दिखता था। वह ऐसे खड़ा था जैसे कोई प्रेडेटर अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। जिस पर जेसी मुस्कुराते हुए कहता है, आओ असली बीस्ट का एहसास करो। मैं कैब में चढ़ जाता हूँ। इंटीरियर में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ्टर का फील पूरी तरह अलग था। सब कुछ पहले से ज्यादा टाइट और रिस्पॉन्सिव लगता था। मैं एक्सेलरेटर दबाता हूँ और अगले ही पल इंजन की आवाज सुनाई देती है। यह पहले वाली J6P की सुस्त आवाज नहीं थी, अब यह कहीं ज्यादा गहरी, खतरनाक और ताकतवर लग रही थी। उस आवाज में दबी हुई शक्ति साफ महसूस हो रही थी। मैं जेसी की तरफ देखकर पूछता हूँ, इसे ड्राइव करके देख सकता हूँ। जिस पर वह मुस्कुराता है, यही तो चाहता हूँ। मैं ट्रक को हाईवे की तरफ ले जाता हूँ। खुली सड़क मिलते ही गहरी सांस लेता हूँ और फिर एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा देता हूँ। अगले ही पल ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने पीछे से जोरदार लात मार दी हो। भारी ट्रक आगे की तरफ झपटता है, पावर की लहर मेरे पीछे से उठती है और पूरे व्हीकल में दौड़ जाती है। टैकोमीटर की नीडल ऐसी स्पीड से ऊपर चढ़ती है जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ट्रक कुछ ही सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर जाता है। बाहर का नजारा धुंधला पड़ने लगता है। हवा की आवाज, इंजन की गर्जना, टर्बो का तीखा विसल, सब कुछ मिलकर एक ऐसी सिम्फनी बना रहे थे जो मेरे खून को उबाल देती है। सिर्फ कैब में बैठना ही एड्रेनालिन रश देने के लिए काफी था। गियर शिफ्ट इतने स्मूथ थे कि झटके तक महसूस नहीं होते थे। पावर डिलीवरी लगभग परफेक्ट थी। यह अब मेरा पुराना साथी नहीं था, यह एक आजाद किया गया बीज था। एक लंबी सीधी सड़क पर मैं ब्रेक्स टेस्ट करता हूँ, जिस पर हाइड्रोलिक रिटार्डर एक्टिवेट हो जाता है। तुरंत एक जबरदस्त ड्रैग फोर्स महसूस होती है। ट्रक की स्पीड स्मूथ तरीके से कम होने लगती है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने चाहा था। जब मैं वापस वर्कशॉप पहुंचता हूं तो जेसी मुझे एक कार्ड थमाता है। पासवर्ड 68 है, इसके अंदर $1,80,000 हैं, बाकी के लिए बाद में नोट लिख दूंगा। मैं उसकी तरफ देखता हूं, जिस पर वह पूछता है, एक बात बताओ, इस ट्रक से खुश हो? मैं कुछ पल ट्रक को देखता हूं, फिर जवाब देता हूं, अगर इसमें अब सोल आ गई है तो मैं खुश हूं। फिर मैं कार्ड वापस उसकी तरफ बढ़ा देता हूं। नोट की जरूरत नहीं, आज से हमारी पूरी फ्लीट की मेंटेनेंस और रिपेयर सिर्फ यहीं होंगी। यह सुनकर जेसी हंस पड़ता है, तो फिर मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे सीने में गर्माहट दौड़ जाती है। मैं समझ जाता हूँ, यह उसका सपोर्ट दिखाने का तरीका था। उसी समय मेरा फोन बजता है। जैक, तुम्हारा ट्रक तैयार हो गया? अभी अभी। क्या हुआ? दूसरी तरफ से आवाज आती है, एक जॉब है, बहुत बड़ी जॉब। सुनकर डर मत जाना। जिस पर मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। जर्मनी से इंपोर्टेड जियोलॉजिकल सर्वे इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करनी है। राउट सिचुआन टिबेट हाईवे से जाएगा। डेस्टिनेशन एक कैंप है जो 5000 मीटर ऊंचाई पर अनइनहैबिटेड जोन के किनारे बना है। यह सुनते ही मेरा दिल बैठ जाता है। G318 सिचुआन टिबेट नेशनल हाईवे, एक ऐसी सड़क जो खूबसूरती और मौत दोनों से बनी हुई थी। लैंडस्लाइड्स, मड फ्लोज, ऑल्टीट्यूड सिकनेस, नेचुरल हैजर्ड्स। हर साल कई ट्रक्स वहीं हमेशा के लिए रुक जाते थे और कई ड्राइवर्स भी, लेकिन गाड़ी 5000 मीटर की ऊंचाई, वह तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाता था। लाइफ का फॉरबिडन जोन। मैं तुरंत पूछता हूँ, यह जॉब हमारे पास कैसे आई? जिस पर जवाब मिलता है, ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक रास्ते में एक्सीडेंट का शिकार हो गया। ट्रक क्लिफ से नीचे गिर गया, ट्रक खत्म, ड्राइवर भी। कुछ सेकंड तक मैं कुछ नहीं बोलता। फिर पूछता हूँ, पेमेंट कितनी है? फोन के दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रहती है, फिर जवाब आता है, $5 लाख प्रति ट्रक, आधा एडवांस, बाकी पहुंचने के बाद। यह आंकड़ा मेरे दिमाग में बम की तरह फटता है। अगर यह ट्रिप पूरी हो गई तो मैं अपने कर्ज का लगभग 5वां हिस्सा चुका सकता था। मैं पूछता हूँ, मुझे ही क्यों? जिस पर जवाब आता है, क्योंकि अब तुम हार्ड ट्रक्स टीम का कोर हो। उन्हें स्पीड नहीं चाहिए, उन्हें स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी चाहिए। हार्ट ट्रांसप्लांट वाली कहानी इंडस्ट्री में लेजेंड बन चुकी है। उन्होंने ड्राइवर के तौर पर खास तुम्हारा नाम मांगा है और उन्हें पता है कि स्टैंडर्ड ट्रक्स ये राउट नहीं झेल पाएंगे। मैं अपने मॉडिफाइड ट्रक की तरफ देखता हूँ और धीरे से मुस्कुराता हूँ। ये सच में मौत से आया हुआ इन्विटेशन था, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा साथ चलते हैं। मैं कहता हूँ, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। जिस पर सामने से जवाब आता है, हमें भी 2 ट्रक्स चाहिए म्यूचुअल बैकअप के लिए। तुम अपने किसी पार्टनर को साथ ले सकते हो।
सेम पेमेंट। फोन कट जाता है। मैं अपने बीस्ट को देखता हूँ। उसका इंजन धीमी गर्जना कर रहा था, जैसे वह खुद इस सफर के लिए बेचैन हो। मैं तुरंत टीम ग्रुप में मैसेज डालता हूँ, तिब्बत में लाइफ और डेथ जॉब है, पेमेंट बहुत बड़ी है, कौन चल रहा है? कुछ ही सेकंड में रिप्लाई आने लगते हैं, काउंट मी इन। मैं काफी समय से वहां जाना चाहता था। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मेरी नजर एक खास रिप्लाई पर टिक जाती है, नॉर्थ वेस्ट वुल्फ। मैं हंस देता हूँ। मुझे पता था कि वह सबसे सही इंसान होगा। वह अपने कोड नेम की तरह ही था, खामोश, मजबूत और हर मुश्किल माहौल में ढल जाने वाला। मैं उसे कॉल करता हूँ, ब्रो द वुल्फ, पक्का? ये ट्रिप कोई मजाक नहीं है। जिस पर वह शांत आवाज में जवाब देता है, मेरी बेटी इस साल कॉलेज शुरू कर रही है, ट्यूशन फी की थोड़ी कमी है। मैं तुरंत समझ जाता हूँ, ठीक है ब्रदर वुल्फ, चलते हैं। इसके बाद हम सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी तैयारी शुरू करते हैं। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन सिस्टम लगाया जाता है, जो हाई एल्टीट्यूड पर इंजन को एक्स्ट्रा बूस्ट दे सके। ऑल्टीट्यूड सिकनेस की मेडिसिन, सेल्फ हीटिंग फूड, डाउन जैकेट्स, एंटी स्किड चेन्स, टू केबल्स, एक्स्ट्रा डीजल, एक्स्ट्रा यूरिया। हमारी कैब एक मोबाइल आर्सेनल जैसी बन चुकी थी। इसी दौरान ओल्ड लेडी और साइलेंट बॉटल भी खाली नहीं बैठे थे। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स एक्टिवेट कर दिए। सिचुआन तिब्बत रूट की हर जानकारी हमारे पास पहुंच रही थी। कहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, कहाँ ट्रैफिक कंट्रोल लगा है, कौन सा हिस्सा सबसे खतरनाक है, सब कुछ। रवाना होने से पहले ओल्ड लेडी मेरे कंधे पर हाथ रखता है, अगर रास्ते में किसी को पैसे खिलाने पड़े तो पैसे बचाने की कोशिश मत करना। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। मैं सिर हिलाता हूँ, जिस पर वह मुस्कुराता है। वापस आकर पियेंगे, पक्का? और फिर 2 स्टील बीस्ट्स, एक आगे एक पीछे। हम उस दुनिया को छोड़कर निकल पड़ते हैं जिसे हम जानते थे। हमारा डेस्टिनेशन था वह रहस्यमयी और खतरनाक प्लेटो। सिचुआन में एंटर करते ही नजारे बदलने लगते हैं। मैदान गायब हो जाते हैं, उनकी जगह अंतहीन पहाड़ दिखाई देने लगते हैं। हवा नम होने लगती है। हम बिना किसी परेशानी के कांगडिंग पहुंच जाते हैं, जहां तिब्बत में एंटर करने से पहले आखिरी सप्लाईज और एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। लेकिन कांगडिंग के बाद असली चैलेंज शुरू होता है। 13,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई, अनगिनत स्विचबैक्स, एक तरफ क्लिफ, दूसरी तरफ गहरी खाई। हम डॉन के समय निकलते हैं ताकि टूरिस्ट ट्रैफिक से बच सकें। पहाड़ों की ठंडी हवा और पतली ऑक्सीजन कैब के अंदर घुस रही होती है, जिस पर मेरा दिमाग पहले से ज्यादा क्लियर महसूस करता है। रेडियो पर नॉर्थ वेस्ट वुल्फ की आवाज आती है, दाईं तरफ गिरते पत्थरों पर नजर रखना, कॉपी दैट। हम जितना ऊपर चढ़ते जाते हैं, रोड उतनी ही खतरनाक होती जाती है। स्लोप्स और ज्यादा स्टीप हो जाते हैं, टर्न्स और ज्यादा टाइट हो जाते हैं। कई हेयरपिन टर्न्स ऐसे थे जहां कैब तो आगे निकल जाती थी, लेकिन ट्रेलर अभी भी पिछले मोड़ पर अटका होता था। यह ड्राइविंग स्किल और व्हीकल परफॉर्मेंस दोनों की परीक्षा थी। लेकिन मेरा मॉडिफाइड बीस्ट किसी थके हुए ट्रक की तरह नहीं, बल्कि एक अथक बैल की तरह चढ़ाई चढ़ रहा था। और इसी के साथ हम धीरे धीरे रूफ ऑफ द वर्ल्ड की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इन एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए इंजन की पावर को फेलिक्स ने स्पेशली मॉडिफाई किया था। यह अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक परफॉर्म करता है और मुझे एक्सेलरेटर को पूरा दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी जबरदस्त टॉर्क फील होता है, जिसकी पावर लगातार व्हील से ग्राउंड तक फ्लो करती रहती है, जिस पर हाइड्रोलिक रिटार्डर नीचे उतरते समय किसी डिवाइन टूल से कम नहीं लगता है। मैं ब्रेक्स का शायद ही कभी इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि सिर्फ रिटार्डर की मदद से ही 10 टन से ज्यादा वजन वाले इस ट्रक की स्पीड को स्टेबल और स्टेडी तरीके से कंट्रोल करता हूं, जिस पर उसी पल सामने का नजारा देखकर मैं पूरी तरह स्टन्ड रह जाता हूं। नीचे पूरा वैली सफेद कॉटन कैंडी जैसे रोलिंग क्लाउड से ढका हुआ दिखाई देता है। वहीं दूर सिचुआन के माउंटेन्स के किंग बर्फ से ढके गोंगा पीक पर गोल्डन सनराइज की रोशनी पड़ती है और उसकी सेक्रेट समिट चमकदार लाइट रिफ्लेक्ट करती रहती है। आसमान का वह प्योर ब्लू कलर इतना साफ होता है कि उसमें इम्प्योरिटी का एक भी निशान नहीं दिखता है, जिसके बीच कई मेजेस्टिक ईगल्स खुले आसमान में आजादी से उड़ते रहते हैं, जिसे देखकर मैं लालच से इस पतली लेकिन प्योर हवा में सांस लेता हूँ। उस समय ऐसा फील होता है जैसे मेरी सोल को हेवन और अर्थ की विशालता ने पूरी तरह वॉश कर दिया हो। इसी बीच मार्कस आखिरकार ट्रक से बाहर निकलता है, लेकिन वह सामने के लैंडस्केप को नहीं देखता, बल्कि अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है। वह एक फोटोग्राफ होती है, जिसे देखकर लगता है कि यह उसकी बेटी की फोटो है। वह शायद माउंट गोंगा की तरफ देखते हुए उस फोटो को निहार रहा होता है, जिस पर मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता। तभी अचानक किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, हेल्प, कोई है वहां? हमारी कार नीचे गिर गई है। कहाँ? जिदा माउंटेन के डिसेंट पर, तीसरे स्विच बैक पर, व्हाइट कार। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, मैं हेल्प लेकर आता हूँ, तुम पुलिस को कॉल करो। इमरजेंसी सर्विसेज, झिड़वा माउंटेन के डिसेंट पर, थर्ड स्विच बैक पर। इसके बाद हम वहां पहुंचते हैं जहां गार्डरेल में एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ होता है। उस गैप से लगभग 30 फीट नीचे एक खड़ी क्लिफ पर व्हाइट एसयूवी किसी पेड़ की टहनी पर लटके फल की तरह झूल रही होती है। उसका फ्रंट एंड बुरी तरह क्रश हो चुका होता है और आधी कार हवा में लटकी रहती है। सिर्फ पीछे का हिस्सा कुछ छोटे लेकिन जिद्दी पेड़ों और बाहर निकली हुई चट्टानों के सहारे किसी तरह टिका हुआ होता है, जिसे देखकर मेरी स्कैल्प तक सुन्न पड़ जाती है। अगर थोड़ी सी भी तेज हवा चल जाए या अंदर बैठे लोग जरा सा भी हिल जाएं, तो यह कार किसी भी पल सैकड़ों मीटर गहरी खाई में गिर सकती है। कोल्ड स्वेट मेरे दिमाग पर हाई प्रेशर पंप की तरह हमला करता है। मार्कस, शांत रहो,
ज्यादा पास मत जाओ, दूसरा लैंडस्लाइड भी हो सकता है। लियो, अंदर लोग फंसे हुए हैं। मुझे एक हाथ दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिख रहा है, जिस पर हम रियर विंडो की तरफ देखते हैं, जहां एक हाथ बेबस होकर ग्लास पर लगातार मार रहा होता है। उसकी छोटी छोटी मूवमेंट्स पूरी डेस्परेशन से भरी हुई होती हैं। हमने पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, लेकिन रेस्क्यू आने तक बहुत देर हो जाएगी। हम ही इनकी आखिरी उम्मीद है। जिस पर मार्कस तुरंत कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं फ्रंट विंड से कार को स्टेबलाइज करूंगा, लेकिन डायरेक्ट पुल के लिए एंगल सही नहीं है। तुम्हारा ट्रक एंकर बनेगा, उसे साइडवेज खड़ा करो और उसका फ्रंट क्लिफ की तरफ रखो। मैं टॉ रोप को तुम्हारे रियर से निकालकर नीचे डालूंगा और कार के चेसिस में हुक करूंगा। जिसके जवाब में मैं कहता हूं, नहीं, रोप की फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी, ये टूट जाएगी और जमीन भी हॉलो है, इससे मेरा ट्रक भी नीचे खिंच सकता है। मार्कस तुरंत पूछता है, क्या तुम्हारे पास स्पेयर टायर है? सिर्फ रबर है, रिम नहीं। ठीक है, उसे यहाँ फेंको। इसके बाद वह इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है। धीरे धीरे रिवर्स करो, रियर को गार्डरेल के गैप के बिल्कुल पास अलाइन करो और वहीं रोक दो। मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता हूँ, बम्पर को बम्पर से लगाता हूँ। जिस पर मैं हैरान होकर पूछता हूँ, तुम कर क्या रहे हो? मार्कस जवाब देता है, विनच, मैं अपने ट्रक को काउंटर वेट की तरह इस्तेमाल करूंगा। वह टायर हमारा पुली बनेगा। टॉरोप को टायर के बीच से निकालो और नीचे छोड़ दो। नीचे से आवाज आती है, क्या हो रहा है? विनच हुक हो चुका है, इसे बम्पर या सस्पेंशन पर मत लगाना। समझ गया, जल्दी करो, मेरी वाइफ ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। ब्रोदर लैंग, विंच अब आप पर डिपेंड है, मुझ पर छोड़ दो। हुक लग गया। ब्रोदर लैंग, कॉपी डैट। ये मूव कर रही है, ये ऊपर आ रही है, मत रुकना, अब खींचो। जिस पर मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी ताकत निकल गई हो। मार्कस मेरी तरफ देखकर कहता है, बहुत बढ़िया किया। मैं जवाब देता हूँ, जब तक लोग सेफ हैं वही काफी है। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे क्या ये प्रैक्टिकल ट्रकों रेस्क्यू टीम वाले बॉस चुन नहीं है? क्या बात है? अपने शहर में हीरो बनने के बाद अब तिब्बत आकर हमारा काम भी छीनोगे? कुछ कहना है? जिस पर मैं चुप रहता हूँ। वह आदमी आगे कहता है, एक बात याद रखो, रूट G318 आसान नहीं है। आज तुम लकी रहे, रेस्क्यू के दौरान किसी को नहीं मारा, लेकिन अगली बार किस्मत साथ नहीं देगी। कार अच्छी है, मॉडिफिकेशंस भी शानदार हैं, लेकिन पता नहीं ये कितने दिन टिकेगी। यह सुनकर मेरे दिल पर एक भारी बोझ सा बैठ जाता है। लियो ने पहले बताया था कि इसी इक्विपमेंट बैज वाला ट्रक कभी क्लिफ से गिर गया था। वह स्काई रोड टीम का था और अब वे बदला लेने आए थे। तभी कोई आदमी पैसे बढ़ाते हुए कहता है, ब्रदर ये रख लो, ट्रक ठीक करवाने में काम आएगा। अगली बार थोड़ा धीरे चलाना। जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूँ, क्या हुआ? तुम तो रेस्क्यू टीम वाले हीरो हो, ये लो, ट्रक रिपेयर करवा लेना। मैं हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता हूँ, मैं सेंट नहीं हूँ, लेकिन यह पैसा हाथ में जलता है। किसी की जान बचाने के बदले एंडलेस ट्रबल नहीं चाहता। जिस पर लियो कहता है, वे नाराज नहीं है, वे सिर्फ हमें दिखाना चाहते हैं कि G318 का असली मालिक कौन है। नेशनल हाईवे G318 को चाइना की सीनिक एवेन्यू कहा जाता है। यहाँ का लैंडस्केप सच में अनमैच्ड है, लेकिन ट्रकों के लिए इस खूबसूरती के पीछे मौत के काउंटलेस ट्रैप्स छिपे हुए होते हैं। टायर प्रेशर पर नजर रखो, यह रोड टायर्स को बर्बाद कर देती है, यह रोड उन्हें खा जाती है। इसके बाद लियो कहता है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वे क्या करना चाहते हैं? जिसके जवाब में मार्कस कहता है, सर सब कुछ साफ है। डैमिट, उनके पास पेशेंस बहुत है, वे सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, सबसे सूटेबल स्ट्रेच का। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि सूटेबल स्ट्रेच का मतलब क्या है। ऐसे कर्व्स जिनके एक तरफ माउंटेन और दूसरी तरफ सीधी खाई होती है, ऐसे डेथ टर्न्स जहां बचने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी कोई आदमी हंसते हुए कहता है, आजकल के यंग लोग बहुत रेकलेस हैं, ऑनलाइन फेमस होते ही खुद को ड्राइविंग गॉड समझने लगते हैं, फिर प्लेटों पर आकर पागलों जैसी हरकतें करते हैं, उन्हें मौत का मतलब तक नहीं पता। जिस पर दूसरा आदमी कहता है, ऐसा मत कहो, वह हीरो है, शायद थोड़ी देर में फिर एबस के किनारे कोई स्टंट दिखा देगा। इन लोगों से बहस करना बेकार होता है। रोड की बातें आखिर रोड पर ही सेटल होती हैं। उनके माइंड्स तैयार हैं, उनके लोग तैयार हैं, और जैसे जैसे व्हीकल्स एक साथ जमा होते हैं, टेलिंग और टेस्टिंग लगातार जारी रहती है। रात के समय G318 बिल्कुल दूसरी दुनिया जैसा लगता है। दिन की सारी मैजेस्टी गायब हो जाती है, सूरज की रोशनी जो पूरे वर्ल्ड को मैनेज करती है बिखर जाती है, और उसकी जगह सिर्फ एंडलेस डार्कनेस और डेथली साइलेंस रह जाती है। तभी रेडियो पर आवाज आती है, ब्रदर वुल्फ, पास रहो, हम मूव करने वाले हैं। जिस पर मार्कस कहता है, घबराना मत, अपनी स्पीड कंट्रोल में रखो, उसे खेलना है। इन आइसी कर्व्स पर ब्रेक्स दबाना सुसाइड के बराबर होता है। मार्कस, क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं। उसी समय फेलिक्स की बात मेरे कानों में गूंजती है। 600 हॉर्स पावर, 2800 न्यूटन मीटर टॉर्क। मैं चाहता हूं कि जब तुम एक्सेलरेटर दबाओ तो आगे की हर कार सिर्फ तुम्हारी टेल लाइट्स देखे। और फिर वे हार गए, हम जीत गए। लेकिन जीतने के बाद भी मैं तुरंत वहां से नहीं निकलता। ब्रदर वुल्फ, ट्रक पार्क करो, हैजर्ड जोन करो, हम वापस जा रहे हैं लोगों को बचाने, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं हैं। जैसे ही मैं ट्रक से उतरता हूँ, फ्रीजिंग विंड तुरंत मेरे लंग्स में भर जाती है। मैं उस ट्रक को देखता हूँ जो माउंटेन से टकराकर बुरी तरह टूट चुका होता है, और दूसरी तरफ उस व्हीकल को जो अभी भी क्लिफ से लटका हुआ होता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि रिवेंज लेने के बाद भी मुझे सेटिस्फैक्शन का एक भी एहसास नहीं होता, सिर्फ एक गहरी सैडनेस फील होती है।
एक ही रूट से पैदा होकर हम इतनी जल्दी एक दूसरे को क्यों निगलने लगते हैं? तभी कोई पूछता है, तुमने मुझे इस रोड पर क्यों बचाया? जिस पर मार्कस जवाब देता है, एक और एनिमी से बेहतर एक और फ्रेंड होता है। तुम्हारे बॉस ने आखिर ऐसा कौन सा प्रेशर डाला था कि तुम लोग अपनी जान तक रिस्क में डाल रहे थे? जिसके जवाब में वह आदमी कहता है, मेरा नाम जो है। इस ट्रिप पर हमारे बॉस ने सख्त ऑर्डर दिया था, अगर हम कार्गो वापस नहीं लाए तो हमारी पूरी टीम को G318 से बाहर कर दिया जाता। इसके बाद जो मार्कस की तरफ देखकर कहता है, मार्कस, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। 20 साल की ड्राइविंग में मैंने तुम्हारे जैसी टेक्निक कभी नहीं देखी। जिस पर मार्कस मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हम सबके घर पर वाइव्स और चिल्ड्रन हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मार्कस, तुम्हारी क्रू शानदार काम करती है, अगर सिग्न टीम को लोगों की जरूरत हो। मार्कस बीच में ही बोल पड़ता है, मैं यहाँ स्लैकर्स नहीं रखता, हंटिंग डॉग्स तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ एक रूल है, रोड के ब्रदर्स ही फैमिली होते हैं। मुसीबत आए तो साथ सामना करते हैं, खाना मिले तो साथ बांटते हैं। जिस पर जो सिर हिलाकर कहता है, मैं समझ गया। और इसी तरह नेशनल हाईवे G318 की सबसे बदनाम स्काइरो टीम पूरी तरह गायब हो जाती है, जिसकी जगह अब सिग्न टीम आगे बढ़ती रहती है। ब्रोड्स, टैंक्स भर लो, डेस्टिनेशन हमारे सामने है। जिस पर बाकी सभी एक साथ जवाब देते हैं, कॉपी डैट।